आज का हमारा टॉपिक है फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि जैसा कि मैंने पहले से ट्रेडिंग पीएल का फॉर्मेट बना के रखा हुआ है और बैलेंस शीट का, मैंने आप लोगों को फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट में भी ये चीज़ बताया था कि जब भी आप लोग एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व करें या घर पे क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपके पास ऐसा पेज होना चाहिए, इधर ट्रेडिंग पीएल इधर बैलेंस शीट, तभी ये दोनों एक साथ बनेगा। नहीं तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, दोनों को अलग अलग बनाते हैं, बट ऐसा नहीं करना, एक ही साथ आपको पूरा कंप्लीट करना है। तो अब यहाँ पे क्या है कि फाइनल अकाउंट बनाने तो सभी को आ गया, ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें एक रूल है कि आप कहीं पे भी कुछ भी कट कुट नहीं कर सकते हैं, क्रॉस। यदि आप क्रॉस करेंगे, जब हाथ से काउंटिंग होता था तो जब भी इसको क्रॉस किया जाता था तो वो शक उत्पन्न करता है कि यहाँ पे ये चीज़ गलत क्यों है, वहाँ पे वो देखा जाता है। इसीलिए अब जैसे कोई चीज़ छूट गया या बाद में बताया गया तो उसको हम लोग इसमें कैसे एडजस्ट करेंगे, ये हम लोगों को आज जानना है। कि यदि फाइनल अकाउंट में जब हम लोग सिंपली बनाए तो जैसे कॉपी पे होता था कि पहले हम लोग जनरल एंट्री बनाते थे, फिर लेजर बनाते थे, फिर ट्रायल, फिर पीएल, फिर बैलेंस शीट, फिर ट्रायल के बाद ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट। तो इसमें क्या है कि उसमें वो सिंपल वे था, बट यहाँ पे क्या है कि हम लोगों को ये देखना है कि इसमें यदि कुछ एडजस्टमेंट है तो वो एडजस्टमेंट्स कैसे होगा। तो सबसे पहले जैसे इसमें ये देखना है कि फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट सोच के आप लोगों को डरना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट एज़ यूजुअल बनेगा जैसा उसमें बनाया गया था पहले। ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट जो फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट में बताया गया था वैसे ही इसमें भी बताया जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास एडजस्टमेंट का कुछ क्वेश्चन है। तो सबसे पहला जो एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है जिसको एडजस्ट करना है, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ये देखना है कि जो क्लोजिंग स्टॉक है तो इसमें क्या है कि आप लोग क्वेश्चन में देखेंगे, यदि क्वेश्चन के बाहर इस ऐसा बॉक्स बना हुआ रहता है ट्रायल का, इसके बाहर यदि क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ रहता है 8000, 5000 या जो भी अमाउंट रहेगा, तो उसमें क्या है कि आपको उसको इसमें एडजस्ट करना है। और यदि ये बॉक्स के अंदर है, ट्रायल के अंदर है, तो इसका मतलब है यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक एडजस्ट नहीं होगा, क्लोजिंग स्टॉक एडजस्ट किया हुआ है। आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड उसमें दिया हुआ है, उसी को वो क्लोजिंग स्टॉक उसमें एडजस्ट किया हुआ है। बट यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन दिख रहा है इसमें क्लोजिंग स्टॉक एडजस्ट नहीं किया हुआ है, तो हम लोगों को इसको एडजस्ट करना है। तो जैसा आप लोग और सारा आइटम फाइनल अकाउंट में फिट करेंगे वैसा ही इसमें फिट होगा, बट जैसे ही यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक रहेगा। और मैं आप लोगों को एक और बात बता देता हूँ कि जब भी क्वेश्चन में एडजस्टमेंट रहता है तो यहाँ पे जो भी एडजस्टमेंट आपको दिखेगा उस आइटम के पास आके आपको रुकना है। जैसे यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक लिखा हुआ है 8000, तो यहाँ पे क्या है कि क्लोजिंग स्टॉक कहाँ कहाँ जाएगा, तो हम लोग ये जानते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक मेरा एसेट है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं क्लोजिंग स्टॉक 8000 आउटर कॉलम में, ठीक है। अब क्या है कि क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे जैसे ये ट्रेडिंग पीएल का फॉर्मेट है, यहाँ पे डेबिट, क्रेडिट, यहाँ पे पार्टिकुलर्स, अमाउंट, फिर यहाँ पे पार्टिकुलर्स, फिर यहाँ पे अमाउंट, यहाँ पे टू, यहाँ पे बाई, फिर यहाँ पे टू, फिर यहाँ पे बाई, यहाँ रुपीस का साइन रहता है। अब क्या है कि क्लोजिंग स्टॉक जो है वो यहाँ पे भी लिखाता है, क्लोजिंग स्टॉक 8000। अब ये बेसिक थिंग तो ये कहता है कि क्लोजिंग स्टॉक मेरा इनकम भी है, क्योंकि जो क्लोजिंग स्टॉक बचता है उसी को हम लोगों को बेचना भी है।
और क्लोजिंग स्टॉक मेरा एसेट में भी खड़ा है। ये तो सिंपल लैंग्वेज में हो गया, बट इसका लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि यदि क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे लिखा हुआ है 8000 सपोज़, तो यदि क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे 8000 लिखा हुआ है तो ये हम लोग जानते हैं कि इनकम साइड का कॉलम है। तो यहाँ पे जितना क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा 8000, 10000, 9000 जितना भी बढ़ेगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यदि ये इनकम ज़्यादा होगा तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी ज़्यादा आएगा। यदि इसको हम 10,000 कर देंगे तो नेट प्रॉफिट भी यहाँ 2000 से अप कर जाएगा। तो यहाँ पे जो ग्रॉस प्रॉफिट 2000 से अप किया तो वही नेट प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ ट्रांसफ़र होता है और वो भी 2000 से अप करता है। और यहाँ पे नेट प्रॉफिट जब आएगा तो वो भी 2000 से अप किया हुआ रहेगा, बढ़ा हुआ रहेगा। तो जब इस नेट प्रॉफिट को यहाँ पे कैपिटल के साथ ऐड करेंगे तो यहाँ पे 2000 रुपया बढ़ा हुआ रहेगा लायबिलिटी साइड में, तो एसेट साइड में तो भी तो हमको बढ़ाना होगा 2000 रुपया। तो इसीलिए यहाँ पे क्या है कि इधर भी जब लायबिलिटी साइड में कैपिटल के साथ ऐड होता नेट प्रॉफिट 2000 अप कर गया, तो जब क्लोजिंग स्टॉक को भी लिखा जाता है इसको बराबर करने के लिए। अब जैसे सिंपल वे में यहाँ 8000 बढ़ा हुआ तो यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट 8000 से बढ़ के आएगा, और यहाँ पे वही ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफ़र होकर नेट प्रॉफिट भी 8000 से बढ़ के आएगा। तो वो नेट प्रॉफिट 8000 जो बढ़ा हुआ तो कैपिटल के साथ यहाँ ऐड होगा, तो वो 8000 जब ऐड होगा तो लायबिलिटी साइड तो 8000 बढ़ गया, तो इधर एसेट साइड भी 8000 बढ़ाना होगा, इसीलिए हम इसको दोनों तरफ लिखते हैं। ये क्लियर है? अब यहाँ पे क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर एनम, तो यहाँ पे क्या, इसको आप लोग थोड़ा बढ़िया से समझिएगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन आपको 12th क्लास में पार्टनरशिप वाले चैप्टर में रहता है। यदि आप इसको ढंग से नहीं समझेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सबसे पहले ये समझना है कि कंपनी के लिए क्या है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है वो कंपनी का एक्सपेंस होता है, क्योंकि हम आप लोगों को पहले भी पढ़ाए हैं कि मालिक अलग होता है, कंपनी अलग होता है। यहाँ पे हम आप लोगों को पहले भी पढ़ाए हैं कि कंपनी अलग होता है और इसका मालिक अलग होता है। तो कंपनी को कैपिटल इसका मालिक देता है, इसलिए कहा जाता है कि जो पूंजी लगाता है प्रॉफिट और लॉस उसी का। तो जब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मांगेगा यानी कैपिटल पे ब्याज मांगेगा तो कंपनी इसको पे करता है, तो कंपनी का ये एक्सपेंस है। तो यहाँ पे क्या है कि भाई ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को यहाँ पे लिख देते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो जो भी वहाँ पे रहा होगा 10,000, 5,000, जो भी XYZ, तो यहाँ पे हम लोग उसको लिख दिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% के हिसाब से। तो यहाँ पे क्या है कि यदि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे लिखा हुआ है तो यहाँ पे जब कैपिटल आता है, कैपिटल लिखा हुआ रहता है इनर कॉलम में, तो यहाँ पे भी ऐड होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो उसके बाद इसको जोड़ के आउटर कॉलम में पैसा लिखा जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये एक्सपेंस साइड का कॉलम है। यदि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसको बढ़ाएंगे, एक्सपेंस बढ़ाएंगे तो नेट प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो यहाँ पे जो कैपिटल के साथ नेट प्रॉफिट ऐड होगा तो यहाँ पे जो भी रुपया था 5,000, 2,000, 4,000, उतना रुपये से ये कम हो गया था कैपिटल, तो इधर लायबिलिटी साइड कम हो जाएगा, एसेट साइड ज़्यादा हो जाएगा। तो इसको बराबर करने के लिए फिर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को यहाँ पे लिख दिए। ये क्लियर है आप लोगों का? अब क्या, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका क्लियर हो गया। अब क्या है, डेप्रिसिएशन, मशीनरी एंड बिल्डिंग। तो डेप्रिसिएशन जो हम लोग पढ़े थे पहले भी कि हमारा खर्चा है, तो भाई इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो हम यहाँ पे लिख दिए टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, और फिर यहाँ पे हम लोग लिख दिए टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। जो भी रुपया था उसको हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। तो अब ये डेप्रिसिएशन जो है, यहाँ पे जो भी एसेट आपका रहेगा, मान लीजिए यहाँ पे मशीनरी लिखा हुआ है और यहाँ पे बिल्डिंग लिखा हुआ है, तो इसमें क्या होता है कि मशीनरी जो भी अमाउंट का था उसमें लेस डेप्रिसिएशन, उसके बाद ये आउटर कॉलम में पैसा लिखाएगा। और यहाँ पे बिल्डिंग जो है, बिल्डिंग में भी यहाँ लिखा हुआ रहता है, फिर यहाँ पे लेस डेप्रिसिएशन, यहाँ पे वो पैसा लिखाएगा। तो हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जैसे ही हम डेप्रिसिएशन चार्ज किए तो ये एक्सपेंस बढ़ गया, एक्सपेंस बढ़ा तो नेट प्रॉफिट घट गया, तो इधर नेट प्रॉफिट उतना सा घट के आएगा लायबिलिटी साइड में, तो एसेट साइड भी घटाना, तो हम लोग इसको बिल्डिंग के साथ डेप्रिसिएशन को एडजस्ट करके यहाँ पे लिखे, तो दोनों साइड बराबर हो जाएगा। बैलेंस शीट में हमेशा ध्यान रखना है कि ये बराबर हो।
तो ये डेप्रिसिएशन भी क्लियर है। अब है आपका आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी में क्या है कि भाई आउटस्टैंडिंग सैलरी हम आप लोगों को बताएं हैं पिछली क्लास में। आउटस्टैंडिंग सैलरी जो है मतलब काम करवा लिए पैसा नहीं दिए। तो सपोज सैलरी मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है और यहाँ पे हम यदि लिखे हुए टू सैलरी, ठीक है, तो इसमें हम ऐड कर देंगे ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी और दोनों को जोड़ के यहाँ पे पैसा लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या है कि टू सैलरी और ये आउटस्टैंडिंग सैलरी ऐसा इसलिए लिखा जाता है क्योंकि मान के चलिए सपोज काम हुआ है 15,000 का, 15,000 में सैलरी दिए हैं 10,000 और 5,000 रुपया भी आउटस्टैंडिंग है। लेकिन इस साल का खर्चा मेरा टोटल 15,000 है, लेकिन इसमें क्या है कि 10,000 पेड है तो एक्सपेंस में बुक हो गया है और 5,000 रुपया अभी देना है, आउटस्टैंडिंग है, लायबिलिटी है, दिया नहीं है, पेबल है ये अमाउंट, तो ये अलग से लिखा जाता है लेकिन दोनों इसी साल का खर्चा है। अब यहाँ पे क्या है कि जैसे ही आप यहाँ पे इस एक्सपेंस को भगाएंगे तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट कम होके आएगा, इसीलिए हम लोग यहाँ पे भी अलग से लिख देते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी और जो भी इसका अमाउंट है उसको आउटर कॉलम में लिख लेते हैं। इनर कॉलम और आउटर कॉलम इसमें अमाउंट लिखते समय आप सावधानी बरतेंगे। अब आपका ये आउटस्टैंडिंग सैलरी भी क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आता है प्रीपेड इंश्योरेंस। तो प्रीपेड इंश्योरेंस जो है, प्रीपेड इंश्योरेंस क्या होता है, तो इंश्योरेंस हमारा एक्सपेंस है, तो हम लोग जब यहाँ पे लिखते हैं टू इंश्योरेंस तो इसमें लेस कर देते हैं प्रीपेड इंश्योरेंस, क्योंकि प्रीपेड इंश्योरेंस जो होता है वो हमारा एडवांस होता है। जैसे हम लोग प्रीमियम भरते पर महीना का 1,000, सपोज किसी मंथ हम लोग 13,000 रुपये दे दिए तो हर 1,000 रुपये के हिसाब से एक साल का 12,000 रुपया होता है, लेकिन आप 1,000 रुपया एक्स्ट्रा दे दिए तो जो आप इस साल यूज नहीं किए हैं वो इस साल का खर्चा नहीं है, तो इसलिए उसको इस साल से हटाना पड़ता, बट अमाउंट तो पेड किया हमने। तो हम लोग इसीलिए टू इंश्योरेंस में हम लोग लिखते 13,000 लेकिन उसमें लेस कर देते 1,000 और यहाँ पे इस साल का पीएल का खर्चा सिर्फ 12,000 होगा। तो यहाँ पे जब भी लेस होता है तो नेट प्रॉफिट लेस होकर यहाँ पे आएगा बैलेंस शीट में। तो इसीलिए हम लोग जो प्रीपेड इंश्योरेंस है वो प्रीपेड इंश्योरेंस यहाँ पे भी अलग से दिखाते हैं, प्रीपेड इंश्योरेंस जो भी अमाउंट है इसका यहाँ पे, क्यों अब दोनों साइड बैलेंस शीट बराबर हो गया, क्योंकि ऐसे भी हम लोग समझेंगे कि ये मेरा एसेट है तो एसेट साइड में भी इसको लिख दिए, ये भी आपका क्लियर हो गया प्रीपेड इंश्योरेंस। अब यहाँ पे आता है रिजर्व ऑफ 5% ऑन सनरी डेटर्स फॉर बैड डेट्स एंड डाउटफुल डेट्स। तो यहाँ पे क्या है कि बैड डेट्स का मतलब आप लोगों को पिछला बार बता दिए थे और डाउटफुल डेट्स मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है कि यदि ये 5% है तो आपको यहाँ पे ये समझना होगा कि ये जो डाउटफुल डेट्स होता है ये हमेशा डेटर के पैसे से एडजस्ट होता है। डेटर का पैसे से कैसे एडजस्ट होता है कि जैसे हम लोग सेल कर दिए 50,000 का, तो अब यहाँ पे क्या है कि ये 50,000 तो हमारा आएगा, यदि क्रेडिट में सेल है तो मेरा डेटर 50,000 में दिखेगा। तो हम लोग इसमें प्रॉफिट मार्जिन जानते हैं कि यदि हम लोग 40,000 का माल बेचे तो हमको 10,000 प्रॉफिट होगा। तो इसका दो हिस्सा होता है, 40,000 प्लस 10,000। तभी कोई भी सेल तभी खड़ा होता है जब उसमें कॉस्ट प्लस प्रॉफिट ऐड होता है। सेल तभी बनता है जब उसमें लागत और प्लस प्रॉफिट खड़ा होता है, तभी इसमें ये सेल का अमाउंट खड़ा होता है। तो सेल का अमाउंट यदि 50,000 है तो इसमें 40,000 कॉस्ट होगा, 10,000 प्रॉफिट होगा। तो हम लोग यदि पूरा पैसा रिसीव कर लेंगे तो इसमें क्या होगा कि ये पूरा 50,000 बिजनेस में आएगा, फिर बिजनेस में लग जाएगा। तो फ्यूचर के लिए हमने कुछ बचाया नहीं। यदि ये नहीं दिया हमको पैसा तो यदि ये हमको पैसा नहीं दिया तो हो सकता है कल के दिन मेरा पूरा 50,000 डूब जाएगा। लेकिन इसमें से ऐसा बहुत सारा डेटर होगा, तो यदि हम कुछ पैसा रिज़र्व बना के रखते रहेंगे तो इसमें क्या होगा कि कुछ पैसा रिज़र्व बना के रखते रहेंगे तो इसमें क्या होगा कि यदि ऐसा 50,000 का 10 पार्टी है 5 लाख रुपये का, तो यदि उसमें से एक पार्टी 50,000 नहीं भी दिया तो वो 50,000 का इम्पैक्ट मेरी कंपनी पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने जो रिज़र्व बना के रखा था अलग से, उस पैसा को फिर से हम बिज़नेस में यूज कर सकते हैं, डाल सकते हैं, इसीलिए रिज़र्व बनाया जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि यदि जो भी अमाउंट खड़ा था उसका यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 5% लेना, तो जो भी अमाउंट खड़ा था 50,000, 60,000, 1 लाख जिसका भी था उसका 5% हम लोग ले लेंगे। तो रिज़र्व फॉर डाउटफुल डेट्स जो होता है वो पहले यहाँ पे डेटर के पास एडजस्ट होता है। तो यहाँ पे जो मेरा डेटर खड़ा होता है, यहाँ पे जो भी डेटर खड़ा होता है 50,000, 10,000, उसमें हम लोग लेस कर देते हैं 5% रिज़र्व फॉर डाउटफुल डेट्स
और यहाँ पे हम लोग उस अमाउंट को लिखते हैं और फिर एडजस्ट करके यहाँ बाहर में लिख देते हैं। तो अब यहाँ पे क्या है कि एसेट जो है आपका वो इतना रुपये से घट जाता है, जितना का डेटर दिखता है उतना दिखता नहीं। अब लायबिलिटी साइड भी हमको घटाना है, तो हम लोग क्या करते हैं कि भाई ये जो 5% हम लोग एडजस्ट किए वो इस साल का एक्सपेंस हो गया, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं टू रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। फुल फॉर्म भी लिख सकते हैं, जो भी अमाउंट था उसको आउटर कॉलम में लिख देते। एक्सपेंस भगा है तो इतना रुपये से इधर घट गया, तो नेट प्रॉफिट जब यहाँ पे आएगा तो इतना रुपये से घट के आएगा। तो इधर भी रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स घट गया, इधर भी रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स घट गया, बैलेंस शीट बराबर हो गया। क्लियर है? यदि इसमें कोई कन्फ्यूज़न दिक्कत आप लोगों को हो तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।